नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट शुजालपुर अपने एसएस लीगल लिटरेसी चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा लीगल लिटरेसी चैनल जो प्रारंभ किया है उसका मूल उद्देश्य विधि के छात्रों, हमारे युवा अधिवक्ताओं एवं वे छात्र जो सिविल जज व एडीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और साथ ही विधि के संबंध में जिज्ञासा रखने वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। जहां एग्ज़ाम्स की बात की जाती है और जहां पर स्टूडेंट्स को एक आवश्यक मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है, वहां सिविल जज और एडीजे के एग्ज़ाम के लिए जो विषय है, जिनमें वे विषय जो उन दोनों एग्ज़ाम्स में कॉमन है, उनमें से कुछ विषय अगर हम देखते हैं तो सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये वे सब्जेक्ट हैं जो दोनों एग्ज़ाम्स में कॉमन हैं, जिन्हें मेजर एक्ट भी कहा जाता है। इन सब्जेक्ट्स में से हम एक एक करके इन सब्जेक्ट्स को अपने वीडियोस से में डिस्कस करेंगे एवं इनके संबंध में अध्ययन करेंगे। अब जैसे देखते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड, तो निश्चित रूप से सिविल प्रोसीजर कोड काफ़ी बड़ा है, 158 धाराएं हैं। उसके बाद ऑर्डर रूल्स है जो भी काफ़ी विस्तृत है। इतना अगर हम सब क्रमवार या उनको पूरा पढ़ते हैं तो निश्चित है कि बहुत अधिक समय भी लगेगा, बहुत अधिक वीडियो बनाना होंगे, उसके बाद काफ़ी लंबे वीडियो बनाना होंगे और इतनी सब पढ़ाई वीडियो के माध्यम से होना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। इसको विचार करते हुए हमने ये विचार किया कि हम सीपीसी के या अन्य मेजर एक्ट्स के वे महत्वपूर्ण पोर्शन को इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो पोर्शन बार बार निरंतर रूप से जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है। और उन पोर्शंस के ऊपर जब हमारी स्टडी होगी तो निश्चित है कि उससे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो निरंतर इन परीक्षाओं में उपस्थित होते रहे हैं, वे लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। जहाँ तक हमारे युवा अधिवक्ताओं की बात है तो उन्हें भी वीडियो देखने से उनके विधि के संबंध में वे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और उनको अपनी वकालत की प्रैक्टिस में भी इसका लाभ प्राप्त होगा। साथियों, साथ ही साथ हम जब अपने इन विधि के प्रावधानों को डिस्कस करेंगे तब हम उनमें इन बातों को भी विचार करेंगे कि न्यायालय में प्रैक्टिस के दौरान भी उन प्रावधानों का कैसे उपयोग किया जाता है या क्या क्या दिक्कतें उसमें अधिवक्ताओं को आती है, ताकि उन प्रावधानों को भी कैसे हम उनका सही तरीके से उनका उपयोग कर उन दिक्कतों को दूर कर सके। अपने वीडियो में मैं ये भी प्रयास करूंगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के वे न्यायाधीश जो हमारे लिए अपने प्रैक्टिस के दौरान या परीक्षा के दौरान उपयोगी हो सकते हैं, उन न्यायाधीशों को भी हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक प्रयास है कि सभी को अधिक से अधिक जो विधि से जुड़े व्यक्ति है उन्हें विधि के संबंध में साक्षरता प्राप्त हो और विधि के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों से भी वे लोग अवगत हो या उसके संबंध में उनके कंसेप्ट क्लियर हो। ये प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज हम सबसे पहले जो सिविल प्रोसीजर कोड को लेंगे
और सिविल प्रोसीजर कोड, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि काफ़ी लंबा है, और ऐसी स्थिति में जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनको हम विचार में लेंगे, जिसमें हम एक दो टॉपिक्स को आज विचार में ले सकते हैं और निरंतरता में अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को लेंगे। तो इस प्रकार आप जो है मेरे साथ निरंतर इसमें बने रहें वीडियो में, और यदि मेरे द्वारा जो बातें बताई जा रही है या जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां होती है, किसी प्रकार की कोई गलत बात आती है सामने, हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई गलती होती है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। मैं अपने वीडियो में उन गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ अपने वीडियो में और भी सुधार करने के प्रयास करूंगा। अब सिविल प्रोसीजर कोड, सबसे पहले कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ सिविल प्रकृति के किन्हीं वादों को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उन सिविल वादों को, उनको किस प्रकार से वो वाद चलेंगे उसके संबंध में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और उन प्रक्रियाओं को जब पालन करते हैं तो हम जो सिविल वाद जो है वह न्यायालय में उन प्रक्रियाओं के पालन करने के बाद वह सिविल वाद में उपयोग में ली जाती है। लेकिन कुछ शब्दावली जो सिविल वाद में आती है, जैसे शब्द आता है डिक्री, तो डिक्री को समझने के बाद अगर उसको देखते हैं कि साहब डिक्री क्या है, तो सामान्यतः कोई व्यक्ति उसको एकदम से नहीं समझ पाता। वो जनरली ये मानता है कि डिक्री है ना, ठीक है साहब, न्यायालय ने दावे को मंजूर कर लिया या इस प्रकार से डिक्री हो गई। लेकिन वास्तव में उसके डिक्री की, क्योंकि जब महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे हैं और प्रत्येक एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उस बारे में बात की जा रहा है, तो डिक्री की जो परिभाषा है उसके बारे में पूछा जाता है। सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड का शॉर्ट नाम है सीपीसी, जिसमें धारा 2 में सारी परिभाषाएं दी गई है। उन परिभाषाओं में डिक्री की परिभाषा धारा 2 ब्रैकेट में 2 में बताई गई है, और वो परिभाषा इस प्रकार है। इस संहिता की धारा 2.2 में दी गई परिभाषा के अनुसार आज्ञप्ति से ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो कि वाद में के सब या किन्हीं विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहाँ तक निश्चायक रूप से अवधारित करता है जहाँ तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाला न्यायालय का संबंध है, और वह प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। इसके अंतर्गत वादपत्र की अस्वीकृति और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण भी समझा जाएगा, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है, या चूक के लिए खारिज किया गया कोई आदेश नहीं होगा। अब ये डेफिनेशन इसकी है, और इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इसमें जो बताया गया कि सब न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति, माने वहाँ न्याय निर्णयन होना आवश्यक है। न्याय निर्णयन क्या है? एडजुडिकेशन, पक्षकारों के बीच में उठने वाले विवाद, जैसे वादी ने वाद प्रस्तुत किया, प्रतिवादी ने प्रतिदावा दिया या वादोत्तर प्रस्तुत किया, दावे का जवाब प्रस्तुत किया, दोनों के बीच में जो विवाद है उन विवाद को न्यायालय जो अपने एविडेंस के माध्यम से, जो सामने एविडेंस आती है उसके माध्यम से न्यायालय उसके ऊपर अपने निष्कर्ष देता है, और उस पर अपने निष्कर्ष जो है उसको निर्णित करता है। जब निर्णित किया जाता है तो न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष, उनके द्वारा पारित किया गया निर्णय, वह न्याय निर्णयन कहलाता है। तो ऐसा निर्णय, न्याय निर्णयन, आइदर वो वादी के वाद को स्वीकार करते हैं या वादी के वाद को अस्वीकार करते हैं, तो यह वह न्याय निर्णयन होता है। इसलिए डिक्री के लिए आवश्यक हो गया
कि न्याय निर्णयन होना चाहिए। अब न्याय निर्णयन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 1901 दीपचंद बनाम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर में निर्णित किया। उन्होंने बताया कि न्याय निर्णयन का होना अति आवश्यक है डिक्री के लिए। अधिकांश न्यायालय में भी इवन कई बार कोई आदेश निर्णय पारित होते हैं तब कोर्ट भी संशय में रहती है कि इसमें डिक्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति सामने आती है कि इसमें बनना है, डिक्री बनना है कि नहीं बनना है, कई बार गलतियां हो जाती है कि कोई आदेश पारित कर दिया लेकिन उसके ऊपर डिक्री नहीं बनाई, क्योंकि आदेश पारित किया तो कहीं कोर्ट भी ये भुलावे में रहती है कि इसमें डिक्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थिति सामने आती है तब विचार में किया जाएगा कि क्या वहाँ पर कोई न्याय निर्णय किया जा रहा है या कोई एडजुडिकेशन हो रहा है, पक्षकारों के अधिकारों के ऊपर कोई वहाँ पर निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। इन सब बातों को उसमें विचार किया जाता है और तब इसको विचार करते हैं तो ये देखा जाता है कि यदि न्याय निर्णय है और जो आदेश पारित किया गया है उसमें आदेश की अपील की भांति अपील नहीं होती है, तो फिर वैसी स्थिति में उस न्याय निर्णय के साथ में या पारित आदेश या निर्णय के साथ में डिक्री बनाई जाती है। दूसरा जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वह यह है कि न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। माने औपचारिक अभिव्यक्ति से आशय यह है कि वाद का स्वीकार किया जाना या वाद का अस्वीकार किया जाना। जब वाद को स्वीकार किया गया अस्वीकार किया गया, इस संबंध में एक प्रारूप जो CPC में दिया गया है और जिसमें डिक्री के प्रारूप में उस बात का उल्लेख किया जाता है कि यह वादी के वाद को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, और उस बात का जो उल्लेख किया जाता है यह न्याय निर्णय के संबंध में वह औपचारिक अभिव्यक्ति है। जहाँ अभिव्यक्ति की बात करते हैं माने उस संबंध में लिखित रूप से उस संबंध में आदेश पारित किया गया है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें है औपचारिक अभिव्यक्ति किसी वाद में होना चाहिए। अब डिक्री जो बनेगी निर्णय के साथ में लगेगी, लेकिन क्या किसी आदेश के साथ में भी डिक्री लग सकती है? मुख्यतः जो बताया गया इसमें वह यह है कि कोई वाद प्रस्तुत होगा, वाद प्रस्तुत होने पर उसमें पक्षकारों के हितों के संबंध में न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिए जाएंगे और उसके संबंध में कोई भी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय दिया जाएगा और वह न्याय निर्णय जो है उसके साथ में डिक्री लगाई जाएगी या उस पर संबंध में डिक्री बनाई जाएगी। तो वाद से ही डिक्री की शुरुआत होती है, या वाद बनाएंगे और वाद के संबंध में जो निर्णय पारित किया गया उस पर डिक्री। इसलिए औपचारिक अभिव्यक्ति किसी वाद में होना यह भी एक इसका इसेंशियल एलिमेंट है। अब चौथा इसका एसेंशियल एलिमेंट को देखते हैं तो विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषय वस्तु के संबंध में अधिकारों का निर्धारण। अब जैसा मैंने बताया कि वाद प्रस्तुत हुआ और वादोत्तर प्रस्तुत किया गया, तो उसके बीच में जब दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी है दोनों पक्षकारों के बीच में, और उस कंट्रोवर्सी के संबंध में वाद विषय निर्मित किए जाते हैं। जब वो वाद विषय निर्मित किए गए, उन वाद विषयों पर जो पक्षकारों के बीच के विवाद है उन विवाद का निर्धारण किया जाता है, उन विवादों का निराकरण किया जाता है। तो वे निराकरण किया जाना भी उसमें आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर जो धारा में दिया गया है वह संपूर्ण रूप से उनका निर्धारण होगा या कुछ निर्धारण किया जाएगा। माने ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि सब पूरे ही इश्यूज़ का जो है वो एक साथ निराकरण किया गया है। अगर पूरे नहीं किए गए हैं और कुछ इश्यूज़ के भी निराकरण किए गए हैं तो उस संबंध में भी डिक्री बनाई जा सकती है। फिर निश्चय निर्धारण होना चाहिए। डिक्री के लिए आवश्यक है कि न्याय निर्णय का निश्चय होना आवश्यक है, अर्थात न्यायालय का निर्णय पूर्ण या अंतिम होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे जब हम इसकी बात को डेफिनेशन पे जाते हैं डिक्री की, तो उसमें एक चीज़ और आती है सामने कि कौन कौन सी चीज़ें डिक्री में शामिल हो जाती है। जैसे कि धारा में ही 2.2 में ही इस बात को उल्लेख किया गया कि यदि वाद पत्र की अस्वीकृति रिजेक्शन माने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अगर किया जाता है। दूसरा,
धारा 144 जो रिस्टोरेशन के संबंध में है, धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण किया जाता है, तो इस संबंध में कोई आदेश पारित किए जाते हैं तो उनके संबंध में डिक्री बनाया जाना आवश्यक है, जैसा कि धारा में ही उल्लेख किया गया। अब धारा में एक दो बातें और दी कि साहब किस संबंध में जो है उसको डिक्री नहीं माना जाएगा या उसके संबंध में डिक्री नहीं बनाई जाएगी। तो उन्होंने बताया कि वह ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। अब आदेश की अपील की भांति जो अपीलें होती है वह आदेश 43 नियम 1 में उसके संबंध में व्यवस्था दी गई है, और साथ ही साथ धारा 104 में इस बाबत उल्लेख किया गया है, और उसमें स्पेसिफिकली धारा 104 में स्पेसिफिकली ये बताए गए कि वे कौन से आदेश है कि जिनकी अपीलें आदेश की अपील की भांति होगी, माने उनकी जो अपीलें होती है वो मिसलेनियस अपील की तरह होती है जो ऑर्डर 43 रूल 1 के अंतर्गत होती है। अब उन आदेशों की जिनकी अपील के संबंध में प्रावधान एक स्पेसिफिक प्रोविजंस दे रखे हैं कि उनमें आदेश की अपील की भांति होती है, तो उनके लिए डिक्री बनाई जाना आवश्यक नहीं होता। दूसरा इसमें दिया है कि चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश नहीं होगा। यदि कोई वाद मान लीजिए कि तलबाना प्रोसेस फीस नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप निरस्त हो गया, न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है, उसका पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप कोई आदेश वाद खारिज हो गया, माने कोई डिफ़ॉल्ट में वाद निरस्त कर दिया है, तो उसमें डिक्री नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई न्याय निर्णय नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, पक्षकारों के अधिकारों को कहीं निराकरण नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर वैसी स्थिति में वो नहीं। अब यह तो रही डिक्री की बातें। डिक्री के इसमें ही ये बताया गया कि डिक्री प्रारंभिक डिक्री भी हो सकती है और अंतिम डिक्री भी हो सकती है। प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रारंभिक डिक्री के लिए यह है कि न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया, न्यायालय ने हक का विनिश्चय तो कर दिया, लेकिन वाद में का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हुआ है, अभी उसके पश्चात भी काफ़ी कुछ होना शेष है। जब कुछ कार्रवाई उसके बाद भी होना अभी बाकी है और पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हुआ है, तो वह डिक्री, वह निर्णय प्रारंभिक डिक्री की श्रेणी में आएगा, माने उसके संबंध में प्रारंभिक डिक्री बनाई जाएगी। अब कौन कौन से वाद जनरली ऐसे होते हैं जिनमें प्रारंभिक डिक्री बनाई जाती है, तो उसमें ही देखेंगे कि जहाँ कब्जे के साथ में किराया या मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद है, तो न्यायालय जनरली मध्यवर्ती लाभ का जब उस वाद में अगर विनिश्चय नहीं हो पाता है कि क्या है, किस अनुसार जो है मध्यवर्ती लाभ तय होगा, तो न्यायालय ये तो आदेश कर देता है, निर्णय पारित कर देता है कि मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने का अधिकारी, लेकिन मध्यवर्ती लाभ किस दर से दिया जाएगा, जब इस पर विचार करना होता है, तो उसके संबंध में प्रारंभिक आज्ञप्ति पहले बन जाती है। और जब इस बात का निर्धारण होता है गवाह सबूत लेकर कि मध्यवर्ती लाभ किस दर से दिया जाना चाहिए, किराया किस दर से दिया जाना चाहिए, तो कब्जे मध्यवर्ती लाभ के वाद या किराए के वाद में इस प्रकार की प्रारंभिक आज्ञप्ति बनाई जा सकती है। फिर कोई भागीदारी की समाप्ति के लिए वाद है, तो न्यायालय ने समाप्ति की घोषणा तो कर दी भागीदारी की, लेकिन किस हिसाब से उसके एसेट्स बटेंगे, किस प्रकार के दायित्व बटेंगे, या इस संबंध में विचार करना है, तो वह प्रारंभिक आज्ञप्ति में इन बातों का उल्लेख न होते हुए बाद में उसमें जांच होती है और पहले प्रारंभिक आज्ञप्ति बन जाती है और बाद में इसके जांच करके और पूर्ण कार्रवाई होने के बाद अंतिम आज्ञप्ति उस पर बनाई जाती है। मालिक तथा अभिकर्ताओं के बीच में हिसाब के वाद, वे भी इसमें आते हैं। विभाजन तथा पृथक कब्जे के लिए वाद, विभाजन के वाद जो होते हैं वे भी इसमें इस प्रकार से आते हैं जिसमें कि प्रारंभिक आज्ञप्तियाँ बनाई जाती हैं। दूसरा है अंतिम आज्ञप्ति। अंतिम आज्ञप्ति क्या होता है? तो अंतिम आज्ञप्ति में यह है कि निर्णय कोई पारित हो गया और निर्णय में हक का विनिश्चय हो गया, सब कुछ हो गया, और निर्णय पारित होने के पश्चात और भी कोई कार्य शेष नहीं रहा है। जब इस प्रकार की कोई आज्ञप्ति पारित की जाती है तो वह आज्ञप्ति
अंतिम आज्ञप्ति कहलाती है, माने उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई कार्य, आज्ञप्ति पारित होने के पश्चात कोई कार्य शेष नहीं रहा है। अब एक चीज़ और हमेशा जो महत्वपूर्ण इसके संबंध में आता है, जो दोनों के बीच में, माने डिक्री को और आदेश, डिक्री और आदेश के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है परीक्षाओं में। जिसको देखते हैं तो डिक्री क्या है, तो हमने डिक्री को अभी डिस्कस किया कि डिक्री का उद्भव अगर हम देखें तो वादपत्र से प्रारंभ होती है। आदेश को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 214, मैंने डेफिनेशन के संबंध में जो धारा दी है उसमें 14 नंबर पे है, उसमें आदेश को डिफाइन किया गया है। और आदेश को किस प्रकार डिफाइन किया गया, तो आदेश से व्यवहार न्यायालय के किसी विनिश्चय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो आज्ञप्ति नहीं है। माने एक बात क्लियर होती है इससे, इसका मतलब कि व्यवहार न्यायालय का विनिश्चय तो आता है और उनके द्वारा औपचारिक अभिव्यक्ति भी की जाती है। माने किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आती है जो कि डिक्री की भांति की होती है। लेकिन आदेश वो होगा जो डिक्री नहीं है। माने जहाँ डिक्री के लिए, जो हमने अभी पहले पढ़ा या समझा कि डिक्री के लिए जिन बातों को आवश्यक है वह डिक्री नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो आदेश की श्रेणी में आएगा। और आदेश की श्रेणी में आने के लिए हमने ये भी देखा कि धारा 104 सीपीसी में कुछ प्रावधान ऐसे दिए हुए हैं या कुछ बताया गया है कि जिनके अगर आदेश उसके संबंध में पारित किए जाते हैं तो उनकी अपीलें आदेश की अपील की भांति होगी और उसके संबंध में डिक्री नहीं बनाई जाएगी। तो यहाँ पर उसको अंतर कर दिया कि यद्यपि आदेश में भी औपचारिक अभिव्यक्ति आवश्यक है, कोई डिसीजन होना आवश्यक है, विनिश्चय होना आवश्यक है, लेकिन वह आदेश वही होंगे जो डिक्री नहीं होगा। ये धारा 2 ब्रैकेट में 14, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया। अब इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि डिक्री क्या है कि जो वाद से इसका प्रारंभ होता है, जबकि आदेश के लिए आवश्यक नहीं है। अधिकांश जो आदेश होते हैं वह आवेदन जो प्रस्तुत किए जाते हैं उनके ऊपर कोई विनिश्चय होता है तो वह आदेश उस आवेदन के ऊपर पारित किए जाते हैं। लेकिन ऐसा आवश्यक भी नहीं है। वाद चलने के दौरान अंतरिम रूप से भी कई आवेदनों को निराकरण किया जाता है और उन पर जो आदेश पारित होते हैं वे आदेश की श्रेणी में आते हैं। अब इन दोनों की डिफरेंस को देखते हैं तो ये वाली बात सब, पहले डिफरेंस तो यही हो गया कि सब वो वाद से शुरू होते हैं और ये वाले जो है वह आवेदन से शुरू होते हैं, या वाद के चलने के दौरान भी किन्हीं आवेदनों के निराकरण पर जो है आदेश पारित किए जा सकते हैं। आज्ञप्ति, दूसरी बात, आज्ञप्ति का ऐसा न्याय निर्णय है जो वाद में के सब या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। यह डिक्री के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों के किन्हीं या सभी विवादों का निराकरण निश्चायक रूप से करेगा, लेकिन आदेश के लिए आवश्यक नहीं है। पक्षकारों के ऐसे अधिकारों का अंतिम रूप से अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यह भी इसका दूसरा उदाहरण है। आज्ञप्ति में यह आता है कि कोई आज्ञप्ति प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है, लेकिन आदेश में ऐसा कोई अंतर नहीं है कि प्रारंभिक भी होगा या अंतिम भी होगा। तो यह भी एक डिफरेंस है इसका। तीसरा, प्रत्येक आज्ञप्ति अपील योग्य होती है जबकि संहिता के द्वारा अभियुक्त रूप से वर्जित न हो, या तो स्पेसिफिकली या एक्सप्रेसली संहिता में लिखा है कि इस निर्णय के विरुद्ध, इस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी, तब तक सभी डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। जबकि आदेश में प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता है, केवल वही आदेश अपील योग्य होते हैं जो धारा 104 में वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं। आदेश 43 नियम 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वही आदेश अपील योग्य होते हैं।
फिर किसी सारवान विधि के प्रश्न पर द्वितीय अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन आदेश में द्वितीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें कोई द्वितीय अपील नहीं होती। तो इस प्रकार डिक्री और आदेश के बीच के अंतर को भी हमने स्पष्ट किया। हमने डेफिनेशंस को देखते हुए साथ में डिक्री और आदेश को भी समझने का प्रयास किया है। डेफिनेशंस क्लॉज में सीपीसी के जो डेफिनेशन क्लॉज दिया है उसमें वैसे तो करीब 20 डेफिनेशन उसमें दी है, लेकिन सभी डेफिनेशंस जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जिनमें कुछ जो डेफिनेशन जिनको कि विचार में लिया जाता है, जैसे शॉर्ट टिप्पणी में पूछ लिया जाता है कभी कि विदेशी न्यायालय क्या है, फॉरेन कोर्ट क्या है, जिसके संबंध में प्रावधान धारा 2(5) में दिया है, जिसमें बताएगा कि जो न्यायालय भारत के बाहर स्थित है या केंद्रीय सरकार के अधिकार से स्थापित नहीं किया गया है, जो माने जिसका केंद्र सरकार का जिस पर कंट्रोल नहीं है, जो भारत के बाहर है, वे न्यायालय विदेशी न्यायालय बताया गया। अब दो ही चीज़ें मतलब आ गई उसमें कि भारत के बाहर स्थित है और जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है तो वह विदेशी न्यायालय। दूसरा फिर अगर देखते हैं तो वेद प्रतिनिधि को पूछा है कई जगह, तो वेद प्रतिनिधि में धारा 2(11) में इसकी व्यवस्था की गई, वेद प्रतिनिधि के बारे में बताएगी डेफिनेशन। और वेद प्रतिनिधि में सिर्फ इतना नहीं है कि जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दे दिया कि साहब पिता नहीं है तो पिता के बाद में माता है तो लड़के लड़कियां हैं या उनके विधिक वारिसान हैं, उतना पुरता ही पर्याप्त है। लेकिन उस डेफिनेशन को थोड़ा सा अगर देखते हैं तो उसमें और उन्होंने क्लियर किया कि कौन वेद प्रतिनिधि होंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति से है जो कि विधि की दृष्टि में मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ संपदा के प्रतिनिधित्व पे बल दिया गया है कि कौन उस संपदा के लिए वेद रूप से हकदार होगा, कौन उसके ऊपर अपने हक जता सकता है, वैसे व्यक्तियों को वेद प्रतिनिधि के रूप में लाया। और डेफिनेशन में बताया कि प्रतिनिधित्व करता है और यह किसी ऐसे व्यक्ति को जो मृतक संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, जहां एक पक्षकार एक प्रतिनिधि के रूप में वाद संस्थित करता है अथवा उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है, उस व्यक्ति अथवा जिसको ऐसा वाद संस्थित करने वाला या जिसके विरुद्ध वाद संस्थित किया गया है, उसकी मृत्यु पर वह संपत्ति न्यायगमित होती है को भी सम्मिलित करता है। माने इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कि मृतक की संपदा के लिए उसके खिलाफ भी वाद लगाया जा सकता है, वह स्वयं भी उसके ऊपर वो किसी प्रकार से उस संपत्ति में हस्तक्षेप रखता है, किसी प्रकार से उस संपत्ति के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत करने के उसके अधिकार है, कोई कब्जा उसका बनाया हुआ है वो, तो ऐसे सब व्यक्ति जो है वह विधिक प्रतिनिधि के दायरे में आ गए। तो यहाँ विधिक प्रतिनिधि को इस प्रकार से बताया गया। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने AIR 2015 NOC पेज 844 पर रिपोर्टेड जजमेंट है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ए कलियाम्मा में अभिनिर्धारित किया शब्द विधिक प्रतिनिधि का केवल आश्रित तक ही संकुचित अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। मोटर यान दुर्घटना के संदर्भ में इसमें विवाहित पुत्र एवं पुत्रियां भी सम्मिलित है। एक डेफिनेशन जो आती है कि सब मध्यवर्ती लाभ, तो मीन्स प्रॉफिट क्या है, इसके संबंध में जो डेफिनेशन दी गई है, संपत्ति में मध्यवर्ती लाभों से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत है जो कि ऐसी संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुए या जिन्हें कि वह मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था, किंतु दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं होंगे। और इस डेफिनेशन से ऐसा लाभ, मान लीजिए कि ए के स्वामित्व की भूमि है और बी ने उसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया,
बी ने जब अवैध रूप से कब्जा करा तो बी के द्वारा कब्जा करने के फलस्वरूप ए उस संपत्ति से लाभ अर्जित नहीं कर सका। जो सामान्यतः अगर ए उसके ऊपर काबिज होता तो वह लाभ अर्जित कर सकता था। तो ये वो लाभ होते हैं जिसमें ए जो है उस संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकता था, लेकिन बी द्वारा अवैध कब्जा करने की वजह से वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। इस प्रकार के लाभ जो है वो मध्यवर्ती लाभ कहलाते हैं, जो न्यायालय कब्जे के वाद को जयपत्रित करने के दौरान या उस समय वाद जब जयपत्रित होता है तब इस संबंध में न्यायालय निर्णय पारित कर सकता है, मध्यवर्ती लाभ दिला सकता है, या फिर इस संबंध में जैसा पूर्व में हमने डिस्कस किया कि जिस प्रारंभिक आज्ञप्ति बनती है तो न्यायालय आदेश 20 नियम 12 सीपीसी के अनुसार भी ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि निर्णय पारित होने के पश्चात उसके ऊपर जांच की जाती है और जांच करने के उपरांत किस दर से मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है वह उसके ऊपर विचार करके और निर्णय पारित किया जा सकता है। तो यह मध्यवर्ती लाभ की डेफिनेशन है, और मध्यवर्ती लाभ भी क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। कुछ और डेफिनेशंस में कि जजमेंट डेटर क्या है, निर्णीत ऋणी, जिसकी धारा 210 में जिसको डिफाइन किया गया है, तो बताया गया है कि निर्णीत ऋणी से वो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। तो जजमेंट डेटर क्या होता है, जिसके खिलाफ निर्णय पारित कर दिया, उसके खिलाफ कोई एग्जीक्यूटेबल डिक्री पारित कर दी गई। अब जब सिविल प्रकरणों में कोई निर्णय पारित किए जाते हैं और निर्णय पारित करने के उपरांत उन निर्णय के पालन के लिए निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाती है, एग्जीक्यूशन पेश की जाती है। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है वह व्यक्ति निर्णीत ऋणी कहलाता है। उसको उस व्यक्ति के खिलाफ उस निर्णय का पालन कराया जाता है। जैसे हम ये निर्णीत ऋणी, अगर हम इसको कहते हैं डिक्रीधारी, तो डिक्रीधारी को धारा 2-3 में इसकी डेफिनेशन दी गई, माने जिसके पक्ष में आज्ञप्ति पारित की गई है, जिसके पक्ष में निर्णय पारित किया गया है वह डिक्री होल्डर कहलाएगा। और वह डिक्री होल्डर या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया उसके पक्ष में, अब उसके पक्ष में आदेश तो पारित कर दिया, डिक्री पारित कर दी, और वह जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एग्जीक्यूशन, अपने पक्ष में उस निर्णय का पालन कराएगा। तो यह निष्पादन योग्य आदेश उसके पक्ष में पारित हुआ। तो इस प्रकार से आज हमने सीपीसी में बताई गई डेफिनेशंस में से वे महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को डिस्कस किया है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो हमारे न्यायालय में भी हम प्रैक्टिस के दौरान हमको अधिक उपयोग में आती है। इसी प्रकार हम सीपीसी के बढ़ते क्रम में अभी आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको अपने वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे अगले वीडियो में हम सब जुडिस को, रेस जुडिकेटा को, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकेटा को, न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, खर्चे संबंधी प्रावधान व अन्य जो टॉपिक्स इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको लेंगे। आज हम वीडियो में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आपको वीडियो सुनने के उपरांत कैसा लगा, वीडियो में और क्या सुधार करना चाहिए, इसके संबंध में आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो डालेंगे इसमें उनकी भी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। आपके द्वारा जो भी लाइक किए जाएंगे उससे भी निश्चित रूप से हमको ऊर्जा प्राप्त होगी और हम और नए वीडियो बना सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद। साथ ही निवेदन है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक हमारे स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स से लाभान्वित हो।